बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड द इमरजेंस ऑफ ESP। ESP का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ ESP, जिसमें कि हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक्स, द डिमांड्स ऑफ द न्यू वर्ड एंड द लर्नर्स नीड, और एट द एंड हम लोग देखेंगे ESP अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल ग्रोथ की। ये कहना मुश्किल है कि ESP की जो बिगनिंग है वो कहाँ से हुई थी, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ये माना जाता है कि मिड 20th सेंचुरी में ESP की ग्रोथ होना शुरू हुई थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिन्स। ओरिजिन्स जो है इसका ये है कि 1940 से 1960s के राउंड अबाउट मानी जाती है। ESP की ज़रूरत जो है वो उस वक्त महसूस हुई जब लोगों को एक स्पेशलाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत थी वेरियस प्रोफेशनल और एकेडमिक डोमेन्स के लिए। वर्ल्ड वार 2 के दौरान मिलिट्री पर्सोनल्स को एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो कि उनके रूल्स के रेलिवेंट हो। मतलब ये कि एक ऐसी लैंग्वेज को एक्वायर किया जाए जिससे कि वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें। तो उस वक्त ESP की ज़रूरत उनको नज़र आई। 1970 में ESP एज एन एजुकेशनल अप्रोच मानी गई, और ये जो थी ये कंट्रीब्यूशन थी जॉन की और एवंस की इसके डेवलपमेंट में। उस वक्त ESP के जो कोर्सेज थे वो यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड वाइड देना शुरू की गई। उसके बाद हचिंसन और वाटर्स ने 3 कॉमन फैक्टर्स ये कि ESP की जो पैदाइश है वो क्यों हुई। सबसे पहली जो है वो है ग्रेट रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक्स। अब ये जो ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स है ये रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इन लिंग्विस्टिक्स थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग द टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी। ये जो पीरियड था उसमें देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर में और दूसरे लिंग्विस्टिक्स की थ्योरीज में। लिंग्विस्टिक्स का ये मानना था कि इन सब से क्या होगा कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। उसके बाद जो है ESP इमर्ज हुई किस तरह से कि कुछ लिंग्विस्ट से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग लैंग्वेज को का एनालिसिस कर सकते हैं और उसको हम लोग किसी भी डायरेक्ट वे में भी सीख सकते हैं कि जो भी रेलिवेंट हो किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। अभी जो लिंग्विस्टिक थ्योरीज हैं वो किसी भी लैंग्वेज की जो नीड्स हैं कि किसी भी लर्नर को एक स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, लिंग्विस्टिक्स थ्योरीज हम लोग को ये सारी नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द डिमांड ऑफ द न्यू वर्ड। The demand of the new words refers to the changing social, economic and technological landscape of the mid 20th century। वर्ल्ड वार 2 का जो एरा था उसमें जो करेक्टराइजेशन है उस एज की वो क्या है कि उसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आई और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये सारी चेंजेस थी, इनमें जो इंग्लिश को एज अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर जो था उसकी ज़रूरत पेश आने लगी। और इन्होंने क्योंकि स्पेशली उन सब फील्ड्स में जो कि स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और डिप्लोमेसी वगैरह, तो इन सब प्रैक्टिकल नीड्स के रिस्पांस में ESP जो थी वो इमर्ज हुई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द लर्नर्स नीड। ये थर्ड फैक्टर है ESP का, और ये इसका एक बेसिक और सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि लर्नर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस लिए ये चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन ESP में इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि लर्नर्स जो है वो क्यों सीख रहा है, उसको कौन सी स्पेसिफिक नीड्स हैं उसकी जिसकी वजह से वो ये सीख रहा है। तो ESP के जो कोर्स हैं, जो ये मटेरियल है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो लैंग्वेज नीड्स हैं और कम्युनिकेटिव जो डिमांड्स हैं वो सब की सारी किसी भी लर्नर की पूरी हो सकें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ESP अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले जो ESP थी जी वो सिखाई जाती थी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे जो इंग्लिश की किसको ज़रूरत थी ऑक्यूपेशनल पर्पसेस के लिए। वो लोग जो कि हिजरत करके आते थे या फिर उनको ऑक्यूपेशनल पर्पसेस के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको ESP का जो कोर्सेज थे वो करवाए जाते थे। और जो दूसरे एकेडमिक पर्पस के लिए करवाए जाते थे वो कोई नॉन नेटिव स्पीकर्स को करवाए जाते थे और स्टूडेंट्स को भी ऑफ़र किए जाते थे ये सारे कोर्सेज। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो ESP इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है कि वो नॉन नेटिव स्पीकर्स की जो कंट्री है उनमें भी ESP के कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं। ESP वो कंट्रीज़ जिसमें इंग्लिश जो है वो एज़ अ सेकंड लैंग्वेज है या फिर फॉरेन लैंग्वेज है, उसमें भी ESP के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा तादाद में एडल्ट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा
इसकी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें कि उनको अपने बिज़नेस इंग्लिश या फिर एकेडमिक इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग भी यही प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी इंग्लिश को ही सीखें। इनफैक्ट हम अपने बच्चों को भी उसी इदारे में दाखिल करवाते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम होता है। तो ये क्या है कि हमारी प्रेफ़रेंसेस जो है वो बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में किस-किस तरह से ईएसपी के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाते हैं। चाइना में सबसे पहले जो ईएसपी के जो कोर्सेज़ करवाए जाते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस इंग्लिश सिखाई जाती थी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो स्प्रेड हो रही है एविएशन इंडस्ट्री में। एविएशन क्या होता है कि एविएशन जो है ये तकरीबन हर एक फ़ील्ड के लिए, इसमें एयरक्राफ्टिंग आ जाती है, एयरलाइंस आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है और डिज़ाइनिंग भी आ जाती है। मतलब ये कि सारी की सारी जितनी भी फ़ील्ड्स हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं एविएशन इंडस्ट्री में। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो डोमिनेट है ईएसपी में। बायलिंगुअल मेथड और कॉन्ट्रास्टिव अप्रोच भी एविएशन ईएसपी के कोर्सेज़ में इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस है वो एविएशन लैंग्वेज में लैंग्वेज है बिटवीन इंग्लिश एंड चाइनीज़, ठीक है? और ये जो है ये प्रोवाइड करता है एक सूटेबल ईएसपी अप्रोच चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट में। ईरान की बात करें तो ईएसपी जो है वो इनका एकेडमिक सब्जेक्ट है और लोकली इसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जो ईरानी जो ईएसपी की जो टेक्स्ट बुक हैं वो लर्नर्स की नीड्स पे बेस नहीं करती। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरेबिया में ईएसपी जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उसके कोर्सेज दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। और जाजान यूनिवर्सिटी ने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि वहाँ के जितने भी ईएसपी के जो कोर्सेज हैं वो भी किसी भी लर्नर की जो नीड्स हैं उसको टारगेट नहीं करते, वो उस पर बेस्ड नहीं है। मज़ीद अगर आकर बात करें तो मलेशिया में भी जो जॉब मार्केटिंग की जो जितनी भी डिमांड्स हैं वो भी फुलफ़िल नहीं वो करते, तो इसलिए क्योंकि वो जो लर्नर्स की जो नीड्स हैं उसको वो फाइंड करने में नाकाम है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ईएसपी के कोर्सेज़ जो हैं वो करवाते हैं और उनको भी इतना ख़ास पाकिस्तान को भी नहीं पता कि लर्नर्स की जो नीड हैं वो क्या हैं। मज़ीद बात करें तो जो ईएसपी के कोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा-ऐसा पॉपुलर होते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ईरान, लिबनान और साउथ एशिया में, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड और करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये सारी इन सारे ममालिक की उन्होंने ईएसपी के जो कोर्सेज़ हैं वो स्पेशली अब ऑफ़र करना शुरू कर दिए हैं। In the very next video, we will discuss about phases of development in ESP and future of ESP because they are interrelated. So I will discuss in the very next video. क्योंकि अगर मैं इसको इसी में डिस्कस कर देती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके 2 पार्ट बना दूँ। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के ये इसी चैप्टर का पार्ट है, तो मैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर पोस्ट करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।